गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई लव यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग जो है गुलाम वंश से रिलेटेड वन लाइनर देखेंगे, खिलजी वंश से संबंधित वन लाइनर देखेंगे और तुगलक वंश से संबंधित वन लाइनर जो एनसीईआरटी सार संग्रह का है 6 to 12 महेश बर्नवाल की, उसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है प्राचीन जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी सार संग्रह में आपका जो है जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और ये भी कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग ना देखे हो वो प्लेलिस्ट पर जा करके लाइन बाय लाइन और चैप्टर बाय चैप्टर छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें सब वन लाइनर है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला देखते हैं, जो पहला आपका है, कह रहा है, पहला पॉइंट आपका है कि गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट है कि 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया। और पूछ रहा है कि किस स्थान पर किया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक किया गया वो दोस्तों लाहौर में किया गया। और कब किया गया? 25 जून 1206 को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ बनाई या किसे घोषित किया? तो ये लाहौर को घोषित किया, लाहौर में ही स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यानी जो तुर्की राज की स्थापना की थी वह गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये भी ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा तुर्की शासक था, ऐसा गुलाम वंश का शासक था जिसने जो है कभी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये आता है, पूछता है क्वेश्चन, किसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल जो है मलिक और सिपल सलार का पद धारण किया। यानी पूछ सकता है कि मलिक और सिपल सलार का पद किसने धारण किया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी जाती है? तो इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यानी ये लाखों रुपये दान दिया करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कई बार ये पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के लिए तथा अत्यधिक दान देने के लिए इसे जो उपाधि दी गई वो लाख बख्श की उपाधि दी गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई या किसने धारण की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है कि अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो चूंकि ये जब कुरान पढ़ता था तो बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था, तो इसलिए इसे एक उपाधि दी गई जो है कुरान खां। कुरान खां की उपाधि जो है इसे दी गई थी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये जब कुरान पढ़ता था तो ये सुरीली, बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का पहला यानी प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत की जो पहली मस्जिद है और उस पहली मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम, की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। अब पूछ सकता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन थी? तो कुब्बत उल इस्लाम थी। और कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने की? तो एक ही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कौकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस संत के नाम पर? तो वो संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार
जो है काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। यानी चौगान एक खेल होता है जो कि घुड़सवार घोड़े पे चढ़ करके खेला जाता है। तो चौगान का खेल जो है खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। पूछ सकता है कब हुई? तो 1210 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक जो है कौन बना? तो ये बना था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो इसका जो पुत्र था आराम शाह को अपदस्थ माने हटाकर जो है गुलाम वंश का जो अगला शासक बना वो बना था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश जब सुल्तान नहीं बना था उससे पहले ये बदायूं का जो है सूबेदार था। और नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इल्तुतमिश पर क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई। तो सुल्तान की उपाधि इसने धारण की किसने? इल्तुतमिश ने। और कहां से? बगदाद के खलीफा से। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो ये तुर्कानी चहलगानी यानी 40 दल का गठन किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार बना है। ध्यान रखिएगा कि 40 जो योग तुर्क गुलाम थे, योग कुशल जो तुर्क गुलाम थे, उनको मिला करके एक दल का निर्माण किया गया था और उस दल को कहा गया है तुर्कानी चहलगानी, अर्थात 40 दल। इसका गठन किसने किया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो ये आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। यानी जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इसने शासन किया। और किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे इल्तुतमिश के समय में ये लोग आए थे। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, एकता से यानी जो एकता से आप जो है लगा सकते हैं इल्तुतमिश, यानी एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कब प्रारंभ किया? एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। एकता का अर्थ होता है भूमि। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। जो भूमि लेते थे उन्हें इक्तादार कहा जाता था। और वैसे एकता जो है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। तो एकता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली यानी प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। और प्रथम तो थी ही रजिया सुल्तान और अंतिम भी मुस्लिम शासिका थी, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद कोई भी मुस्लिम जो है शासिका दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठी। तो ये कब बैठे थे? 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। और ये प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रजिया के सुल्तान बनने के बाद गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? गुलाम याकूत था, उसको किस पद पर नियुक्त किया? तो उसको नियुक्त किया था अमीर आखूर के पद पर जो है रजिया सुल्तान ने गुलाम याकूत को नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया। तो ये बैठाया था बहराम शाह। यानी विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या कर दी गई और उसके बाद बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ये मुमालिकत पद पर
मुमालिकत पद पर पद का जो है सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन एतगीन को नियुक्त किया गया, यानी ये संपूर्ण अधिकार जो है वाला जो क्षेत्र था उस पर नियुक्त किया गया एतगीन को। और उस पद का क्या नाम है? नायब ए मुमालिकत। नायब ए मुमालिकत पद का जो है सृजन किया गया और बहराम शाह के कार्यकाल में ये हुआ। तो इस पद का सृजन किया गया और सर्वप्रथम इस पद पर एतगीन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन बलवन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया? तो नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया नसरुद्दीन महमूद, यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? तो बलवन को। तो बलवन भी इस पद पर आसीन हुआ और नियुक्त किया नसरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलवन को अलगू खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो बलवन को जो अलगू खां की उपाधि दी गई वो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। यानी ध्यान रखिएगा कि बलवन को ये उपाधि मिली है नसरुद्दीन महमूद के द्वारा, अलगू खां की उपाधि दी गई है बलवन को। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो तुर्कान ए चहलगानी को बलवन ने समाप्त किया। यानी दिल्ली का जब सुल्तान बना बलवन तो उसने तुर्कान ए चहलगानी पद को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बलवन था। इसे रक्त की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्त की नीति किसने प्रारंभ की? बलवन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामते खुदाई अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया भी कहा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिल्ले इलाही से किसे नवाजा गया? तो ये बलवन को, और ये पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी पूछ सकता है कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया बलवन ने, और इसे जिले इलाही की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सिजदा एवं पैबोज प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? ये था बलवन। ये सिजदा और पैबोज क्या होता है? जब जो है सुल्तान को यानी राजा को झुक के सलाम करना और उनके पैरों को छूना। तो इस प्रथा को जो है प्रारंभ करने वाला जो शासक था, सुल्तान था, वो कौन था? तो ये था बलवन। सिजदा एवं पैबोज को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान ये बलवन था। बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? बलवन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की और उस सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, किसके द्वारा? बलवन ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है कि गुलाम वंश के बाद अर्थात गुलाम वंश के बाद 1290 ईस्वी में वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब की? 1290 में की। और कब? जब गुलाम वंश समाप्त हुआ उसके बाद खिलजी वंश शुरू हुआ। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है कि रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। चूंकि जो रक्त और लौह की नीति शुरू की थी ये बलवन ने शुरू की थी, और जब ये बलवन था गुलाम वंश का शासक, और जब गुलाम वंश समाप्त हुआ खिलजी वंश प्रारंभ हुआ, तो खिलजी वंश की स्थापना जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की उसने रक्त और लौह की नीति को समाप्त कर दिया। तो त्याग कर उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बना। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1290 में कड़ा अर्थात मानीपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो 1296 में जलालुद्दीन की जो हत्या हुई वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशम्स था, अर्थात
अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली गुरशस था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। ध्यान रखिएगा, बलबन द्वारा, जो कि गुलाम वंश का शासक था, इसने एक लाल महल बनवाया था, उसी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था और विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए शानी, या इसे कह लीजिए द्वितीय सिकंदर ए शानी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की। तो ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शानी की उपाधि राज्याभिषेक के बाद धारण की। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण किस शासक पर किया? तो ये पहला आक्रमण रायकर्ण शासक पर किया, जो कि गुजरात का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन का जो सेनापति था मलिक काफूर, अलाउद्दीन का सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। ये गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। नुसरत खान ने इसे खरीदा था, किसे? मलिक काफूर को, जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था। खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा गया जाता है। तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। इसको किसने खरीदा था? नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर जब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का जो शासक था वो राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट पॉइंट लोग देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का जो सेनापति है वो कौन था? वो था मलिक काफूर। तो दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि तेलंगाना, जो कि वारंगल के शासक थे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसने? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था, या ये कह लीजिए जो मलिक काफूर को मिला था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा, तो इन्होंने इसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो इसमें देखिए राज्य दिया हुआ है, शासक दिया हुआ है, अभियान का नेतृत्व और वर्ष। देवगिरी राज्य का शासन जो था रामचंद्र देव का था और अभियान का नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर। वर्ष 1307 में वारंगल राज्य का जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव थे और अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्रम राज्य का जो शासक था वो वीर बल्लाल तृतीय था और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने वर्ष 1310 ईस्वी में। पांड राज्य का जो शासक था वीर पांड था और अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है करा के मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? यानी मलिक काफूर ने सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया। तो वो दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था? देवगिरी पर। सबसे पहले देवगिरी पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट करा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का गठन किया? तो नगद वेतन भी देता था और उसके साथ साथ अस्थायी सेना का गठन किया और वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक योजना शुरू की गई जो कि घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। ध्यान रखिएगा, घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा, इस योजना को प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि चराई कर अथवा गृह कर यानी घरी चरी कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये पहला सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चराई कर और गृह कर प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट करा कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया वो था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब का प्रयोग है वो सबसे पहले अलाई दरवाजा अर्थात दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। या बाजार नियंत्रण किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण जो अधिकारी थे उनको देख लेते हैं, विभाग और अधिकारी। तो वरीद ये मंडी जो विभाग था उसका अधिकारी बाजार निरीक्षक होता था और शहना या मंडी विभाग का जो अधिकारी होता था वो बाजार अधीक्षक होता था। दीवान या रियासत विभाग का जो अधिकारी होता था वो बाजार नियंत्रक होता था और मनहयान विभाग का जो अधिकारी होता था वो गुप्तचर होता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि 1320 ईस्वी में ये तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कि तुगलक वंश की स्थापना कब की गई? 1320 ईस्वी में। किसके द्वारा? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, जिसे गाजी मलिक की उपाधि भी दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा गाजी मलिक की उपाधि किसे दी गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की? 1320 ईस्वी में की। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। अगला है कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था और डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक एक पहला जो है सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाया, डाक व्यवस्था प्रारंभ करवाई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध जो थे वह अच्छे नहीं थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के जो है संबंध अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसने दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया अर्थात दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूरस्त, ये दिल्ली अभी दूर है। इसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किस सुल्तान के विषय में कहा था? तो ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया और उसने दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दी। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक जो विद्वान, सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किए? एक तो योजना, दूसरा विशेषताएं। तो राजधानी परिवर्तन ये 1836, राजधानी का जो परिवर्तन किया 1836 से 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में राजधानी परिवर्तन किया। और इसमें तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। ये योजना असफल रही। फिर 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो ये राजधानी का परिवर्तन इसने 1326 से 27 ईस्वी के बीच किया, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है दोआब में कर वृद्धि। ये योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी में उस समय वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, इसलिए दोआब में कर की जो वृद्धि की गई वो भी असफल रही। तीसरा कार्य इसने किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसमें क्या किया इसने कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। और अगला चौथा कार्य इसने किया कि
खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान 1336 से 37 के बीच में इसने शुरू किया। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था इस खुरासान अभियान योजना में। अगला है कराचिल अभियान, ये 1337-38 में इसने किया। तो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण कार्य थे इसने किए। आगे हम लोग अगला नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अमीर ए कोही नामक विभाग का जो है विभाग को प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, ये तो कई बार पूछा गया है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि मोरक्को का जो निवासी था इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का, किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, अर्थात इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था और ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि रेहला नामक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। का रचनाकार कौन है। तो ये इसको लिखा था इब्न बतूता ने। रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की थी। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, हसन गंगू ने की। कब की, 1347 में। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, कब की, 1336 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह करके किया गया था। अगला है होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने होली के त्योहारों में सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था। नेक्स्ट है किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे। तो ये थे जिन प्रभा सूरी से एक जैन संत थे जिनके संबंध मोहम्मद बिन तुगलक के जो है घनिष्ठ थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान हुई और सिंध अभियान हुआ था 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जो है की थी, यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे। तो टोपरा से लाया गया था और टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख लाए गए थे और वो शासन उस समय था फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट है सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे। तो सबसे ज्यादा जो गुलाम थे वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो पहला मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अगला पॉइंट है, अगला और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि फिरोज शाह के काल में स्थापित जो विभाग थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विभाग, कई विभाग हैं और इसमें से एक ना एक पूछ ही लिया जाता है। तो दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना जो है दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित की। दीवान इस्तियाक बंदरगाह जो है पेंशन देने के लिए था और दीवान ए खैराज विभाग की स्थापना असहाय लोगों की मदद के लिए। ये तीनों विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और लास्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप हमें बताएं कि ये कैसा रहा। और इसी के साथ चूंकि एनसीईआरटी सार संग्रह आपका साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो है
पॉलिटी, ये सारा कुछ जो है एनसीईआरटी का कवर है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग ना वॉच किए हों तो प्लेलिस्ट पे जा करके आप सीरियल बाय सीरियल, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।